हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 के सब्जेक्ट भूगोल के मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिश्रित कृषि को स्पष्ट कीजिए, या फिर मिश्रित कृषि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2009-2016 में क्वेश्चन ये आपका रिपीट हो चुका है। अब ये जो क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले 5 से 10 सालों के बीच के जो पेपर हैं, ठीक है, उनके बीच जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है वो रखे हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जो आपका बोर्ड होता है वो पिछले 2-3 साल के पेपरों से बहुत कम ना के बराबर ही क्वेश्चन उठाता है, बट जो प्रीवियस 5 से 10 साल के पेपर होते हैं उसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न आपने देखा, इसका आंसर है मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता है। यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी मानव एवं पशु दोनों के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में खाद्यान्न, पशु चारा तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, इसलिए यह कृषि पद्धति मिश्रित कृषि कहलाती है। क्लियर हो गया, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से इनको तैयार करना है आपने। नेक्स्ट आपका, सहकारी कृषि के सफलतम प्रयोग करने वाले देश का नाम बताइए। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जो कि यूरोप में है। क्या है इसका आंसर? डेनमार्क, और ये कहां पर है बच्चों? यूरोप में है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है रोपण कृषि की मुख्य प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहली जो विशेषता है वो है रोपण कृषि में कृषि का क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। दूसरा है, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड आपका, इस प्रकार की कृषि में एक फसल के उत्पादन पर ही अधिक जोर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, रोपण कृषि मुख्य रूप से सस्ते श्रम और मशीनों पर आधारित होती है। बाजार एवं बागान सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। पांचवा है, यह लाभोन्मुख वृहद स्तरीय उत्पादन प्रणाली है जिसका विकास यूरोपीय लोगों द्वारा विश्व के अनेक औपनिवेशिक देशों में किया गया है। सिक्स आपका, रोपण कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। और उसके बाद है, विभिन्न देशों में रोपण कृषि फसलें तो कौन कौन सी, ये भी हम देख लेते हैं। विभिन्न देशों में रोपण कृषि के अंतर्गत पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोको, भारत एवं श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबर, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना व केला, फिलीपींस में नारियल व गन्ना तथा ब्राजील में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए, जो कि 2012-16 में क्वेश्चन आया है। तो जो प्रमुख विशेषताएं है, पहला है, स्थानांतरण कृषि में कृषक अपने खेत एवं आवास क्षेत्र परिवर्तित करते रहते हैं। स्थानांतरण मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करना। तो इस कृषि पद्धति के अंतर्गत जंगलों को जलाकर भूमि को कृषि के लिए तैयार कर लिया जाता है तथा साधारण औजारों, फावड़ा, कुदाल आदि से खेत तैयार कर कृषि की जाती है। फिर है, इस कृषि में सिंचाई का कोई साधन नहीं होता है और ना ही अच्छे बीज या उर्वरक या कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न फसलें, मोटे अनाज, मक्का, ज्वार आदि तथा रतालू जिमीकंद उत्पन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रोपण कृषि क्या है? विश्व के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जो रोपण कृषि हेतु उपयुक्त है, या फिर रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और जितने क्वेश्चन बच्चों आप कंटिन्यू देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% आने वाले हैं। तो और लास्ट में मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपने पहले से ही प्रिपेयर कर रखे हैं। तो रोपण कृषि है, जब किसी कृषि फार्म या खेत में एक फसल को रोपकर उससे कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो यह कृषि उत्पादन पद्धति रोपण या बागाती कृषि कहलाती है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण किया जाता है। तो रोपण कृषि भी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, और इसके अंतर्गत ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर किस देश में क्या किया जाता है। यह कृषि फार्मों अथवा बागानों में की जाती है। अधिकांशतः बागानों पर विदेशी कंपनियों का आधिपत्य रहा है। दूसरा है, इसमें इसके अंतर्गत विशिष्ट उपजों का ही उत्पादन किया जाता है, जैसे केला, नारियल, रबड़, कहवा, चाय, कोको, फल आदि। तीसरा है, इन कृषि उत्पादों का उपयोग समशीतोष्ण कटिबंधीय देशों के निवासियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका, बागानों में ही कार्यालय, माल तैयार करने, सुखाने तथा श्रमिकों के निवास रहने का आदि क्या होता है, व्यवस्था होती है। पांचवा है, यहाँ पर अधिकांश तकनीक एवं वैज्ञानिक पद्धतियां समशीतोष्ण देशों से आयात की गई हैं। और इसके बाद है, रोपण कृषि के उपयुक्त क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको इससे पहले बता ही दिया कि कौन कौन से देश में की जाती है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर पेन भी ज्यादा चला दिया गया है, किसी ने चलाया गया। तो इसका है, विश्व के प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए, या फिर यूरोपीय देशों में दुग्ध उत्पादन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है, विश्व में पश्चिमोत्तर यूरोप में दुग्ध उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ।
ठीक है, हुआ है क्योंकि यहाँ इसके लिए अधिक अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। यूरोप महाद्वीप में दुग्ध व्यवसाय डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में विकसित है। इन देशों में दुग्ध उद्योग के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान है। विश्व में दुग्ध उत्पादों की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है डेनमार्क। तो डेनमार्क आप देख रहे हैं पश्चिमी यूरोपीय देशों में दुग्ध उपयोग की दृष्टि से डेनमार्क का उसके क्षेत्रफल व जनसंख्या को देखते हुए महत्वपूर्ण स्थान है। यह यूरोप का महत्वपूर्ण मक्खन और पनीर उत्पादक देश है। दुग्ध उत्पादन डेनमार्क के किसानों का प्रमुख व्यवसाय है, इसलिए दुग्ध उपयोग को डेनमार्क का राष्ट्रीय व्यवसाय कहते हैं। डेनमार्क विश्व में सर्वोत्तम मक्खन बनाता है। या मक्खन बनाने वाले 10,000 से भी अधिक कारखाने हैं। डेनमार्क में दुग्ध उद्योग की उन्नति के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, बाकी इसकी उन्नति के कारण आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के यहीं पर वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए। टोटल 6 यहाँ पे आप पॉइंट देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन 6 पॉइंट्स को आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व के वृहद औद्योगिक प्रदेशों के 2 समूहों के नाम बताइए। तो पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, फिर है दूसरा यूनाइटेड किंगडम सहित पश्चिमी यूरोप औद्योगिक प्रदेश। तो 2 नाम बताने थे, तो दोनों नाम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। और आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग वे हैं जो अन्य उद्योगों को अपने उत्पादों के द्वारा कच्चा माल प्रदान करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग अन्य मशीनी उद्योगों के लिए इस्पात रूपी कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इस कारण लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, रॉटरडम बंदरगाह किस जलमार्ग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदरगाह उत्तरी सागर जलमार्ग में स्थित है। फिर है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वे होते हैं जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों किनारों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा 9,289 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पार महाद्वीपीय रेलमार्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका एक अन्य उदाहरण कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग भी है। फिर अगला, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का विस्तार लिखिए, या फिर ट्रांस साइबेरियन रेलवे के अंतिम स्टेशन का नाम बताइए, या फिर पार साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर देख रहे हैं आप, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का वृहद अंतर महाद्वीपीय रेलमार्ग है। इस रेलमार्ग का 2/3 भाग एशिया महाद्वीप में तथा शेष जो भाग है इसका, देखो बच्चों, इसका मैं जो ये पीडीएफ है इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका पूरे का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था कि उस पे ये पेज उसमें से गायब हो चुका था। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको पूरा दे दूंगा। अगला चलते हैं, और अगर आपके पास नोट्स हो या आपके पास इसका आंसर हो तो और अच्छी बात है, तो आप वहां से इसको पूरा याद कर लीजिएगा। फिर है, उस देश का नाम बताइए जहां रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व या जाल पाया जाता है। फिर है, पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें सड़क एवं रेल यातायात में आने वाली बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर है, विश्व व्यापार में सुएज नहर का भौगोलिक महत्व बताइए। तो आंसर आप देख पा रहे हैं, सुएज नहर का निर्माण यूरोप वासियों ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए किया था। यूरोपीय देशों के तैयार माल इसी नहर द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बाजारों तक पहुंचते थे, अतः एक लंबे समय तक यह नहर ब्रिटिश साम्राज्य की जीवन रेखा बनी रही है। दूसरा है, यह नहर पश्चिमी तथा पूर्वी देशों को जोड़ने वाली एक कड़ी का काम करती है। यह यूरोपीय देशों के सुदूर पूर्व भारत व मध्य पूर्व के अन्य देशों से संबंध स्थापित करती है। इस नहर का आर्थिक महत्व उस समय स्पष्ट हो गया था जब यह 7 माह के लिए बंद रही। उस समय यूरोप में खनिज तेल का अकाल उत्पन्न हो गया था तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिकांश वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गए थे। अगला है, इस नहर के माध्यम से पूर्वी संस्कृति एवं सभ्यता का विकास पश्चिमी देशों में तथा पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास व विस्तार पूर्वी देशों में हुआ था। पांचवा है, इस नहर के बन जाने से भारत, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की दूरी यूरोपीय देशों से बहुत कम हो गई। अब सीधे स्वेज मार्ग से यात्रा के कारण समय तथा ईंधन दोनों की ही भारी बचत होती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का भौगोलिक महत्व बताइए या कीजिए। ठीक है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो पढ़ते हैं इसका, उत्तरी अंध महासागरीय जलमार्ग का महत्व। तो पहला जो महत्व है वो आप देख रहे हैं, यह महासागरीय मार्ग उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों के औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकसित देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरा है,
इस महासागरीय मार्ग को विशाल पत्तनों और उसके बाद है पोताश्रयों और उसके बाद है मरम्मतशालाओं तथा खनिज तेल भंडारों की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का भौगोलिक महत्व आंकिए या बताइए। तो पहला इसमें, यह महासागरीय मार्ग उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों के औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकसित देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरा है, इस महासागरीय मार्ग को विशाल पत्तनों, खनिज तेल भंडारों की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त है। आप पीछे का बीच का वो छोड़ सकते हैं दो सब, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहेगी और याद करने में दिक्कत रहेगी। अगला प्रश्न है, इस महासागरीय मार्ग के पत्तनों के पृष्ठ प्रदेश अत्यंत उपजाऊ तथा धनी है, अतः इस मार्ग द्वारा पर्याप्त माल ढोया जाता है। नेक्स्ट है, इस महासागरीय मार्ग द्वारा पूर्वी देशों के कच्चे माल पश्चिमी देशों तक, पश्चिमी देशों के तैयार माल सुदूर पूर्वी देशों तक पहुंचाए जाते हैं। फिर है, इस महासागरीय मार्ग में मालवाहक ट्रांप पोत तथा माल एवं सवारी वाहक लाइनर पोत चलते हैं। छठा है, इस मार्ग पर यूरोप के मुख्य पत्तन ग्लासगो, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लंदन, हैम्बर्ग, लिस्बन, रोम, नेपल्स, एम्स्टर्डम आदि तथा उत्तरी अमेरिका के क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, चार्ल्सटन आदि आते हैं। और जितने प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं कंटिन्यू, इनको आप याद करते जाएंगे और देखो और 100% गारंटी है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपको कहीं से भी उठा करके दे दे रहा हूँ। तो इतने क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको कर लेता हूं मैं फुल स्क्रीन में। अगला है, परिवहन तथा संचार के जाल को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, किसी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक समन्वय में परिवहन एवं संचार जाल जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं की तरह उपयोगी है। आधुनिक नगरों की व्यस्त जीवन शैली में इनकी उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा समय की पर्याप्त बचत होती है, जिससे आर्थिक विकास को गति प्रदान होती है। महानगरों में दूध एवं पेयजल और अन्य खाद्य पदार्थ परिवहन माध्यमों से दूर दूर से शीघ्र द्रुत गति के परिवहन साधनों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो रेलवे परिवहन के विस्तार ने वहां रहने और अन्य स्थानों से आने वाले लोगों की जीवन शैली में पर्याप्त परिवर्तन करके इस कथन को और भी सार्थकता प्रदान की है। वास्तव में परिवहन एवं संचार जाल देश या किसी स्थान की जीवन रेखा है। परिवहन की तरह ही संचार साधन भी इसी प्रकार अपनी उपयोगिता रखते हैं। इनसे भी समय और धन की पर्याप्त बचत होती है, अतः यह दोनों साधन शुद्ध और आपातकाल में ही नहीं वरन सामान्य अवस्थाओं में भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियामक है। यह संगठन जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया। यह देशों के मध्य वैश्विक व्यापारिक नियमों का व्यवहार करता है। यह संगठन विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों को नियत करता है तथा सदस्य राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार क्या है। तो आंसर आप देख रहे हैं, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था का उदारीकरण स्वरूप मुक्त व्यापार कहलाता है। मुक्त व्यापार में सीमा शुल्क जैसे व्यापारिक अवरोध नहीं होते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला है, ओपेक संस्था के मुख्यालय का नाम बताइए, या फिर ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुख्यालय जो है वो है वियना में, और इसका पूरा नाम जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चंस, ये टोटल आपको वीडियो 2 पार्ट में देखने को मिलने वाली है। तो पहले पार्ट में जितने क्वेश्चन देख रहे हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के सेकंड पार्ट भी इसका देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान होता है। इसके द्वारा विभिन्न देशों को आर्थिक लाभ ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। वर्तमान की जटिल अर्थव्यवस्था में बड़े से बड़ा राष्ट्र भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक देश में कुछ वस्तुएं उनकी आवश्यकता से अधिक तथा कुछ वस्तुएं उनकी आवश्यकताओं से कम उत्पन्न होती है। व्यापार द्वारा इन अधिक एवं कम उत्पादित वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जिससे आय के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। इस प्रकार विश्व व्यापार के द्वारा आयातक तथा निर्यातक दोनों ही देशों को लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विदेशी संबंधों में वृद्धि होती है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है और विकास के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
केवल आर्थिक दृष्टि से ही लाभदायक नहीं बल्कि विश्व शांति और सामाजिक सांस्कृतिक विकास में भी लाभदायक है। और इसके बाद के जो बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं इनको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और सेकंड पार्ट में जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएंगे, या फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे इसको समाप्त। तो इस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार क्यों कहा जाता है? उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली किन्हीं 3 सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। समुद्री पत्तनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशिष्ट महत्व है, इसलिए पत्तनों को व्यापार के द्वार कहा जाता है। इन पत्तनों के माध्यम से जहाजी माल तथा यात्री दुनिया के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेश से वस्तु को संकलित करने का काम करते हैं तथा संकलित वस्तु को भेजते हैं। इसके विपरीत विदेशों से आने वाले माल के लिए प्राप्ति केंद्र तथा वहां से पृष्ठ प्रदेशों तक माल को पहुंचाने के लिए वितरण केंद्र के रूप में काम करते हैं। पत्तनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पहला इसमें समुद्र पत्तनों के द्वारा जहाजों को गोदी की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा है पत्तनों से जलयानों पर माल लादने की सुविधाएं प्राप्त होती है। तीसरा है माल के भंडारण की सुविधा पत्तनों के द्वारा सुलभ रहती है। चौथा है पत्तनों से आंतरिक व्यापार हेतु माल के आदान प्रदान की सुविधाएं बनी रहती है। अगला प्रश्न है महानगर, बृहत महानगर तथा सन्नगर का विवरण दीजिए। तो सबसे पहले महानगर पर आते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाले नगर महानगर कहे जाते हैं। ये अधिकतर प्रादेशिक राजधानियां, पत्तन, औद्योगिक तथा व्यापारिक केंद्र होते हैं। महानगर नगरों से अत्यधिक विकसित होते हैं। व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय आदि कार्यों में महानगर स्वयं स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। फिर है वृहत महानगर। इस श्रेणी में विश्व के वे विशालतम नगर सम्मिलित हैं जिनकी जनसंख्या 60 लाख से अधिक होती है। इनमें टोक्यो, मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि महानगर आते हैं। वर्तमान में टोक्यो विश्व का बृहत्तम महानगर है। और लास्ट प्रश्न देखते हैं। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, 3 शीर्षक में संकलित कर लेते हैं इनको। पहला है आर्थिक समस्याएं, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, तीसरा है पर्यावरणीय समस्याएं। ठीक है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके इसको आप पहला आर्थिक समस्या पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद पर्यावरणीय समस्याएं यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो आपका पार्ट फर्स्ट है आपने देख लिए, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। आगे जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं जो आपके सेकंड पार्ट में खत्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ, और तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। एंड अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है।